कुछ होमवर्क में दिया था ना, सवाल दिया था, पहले उसको देख लेते हैं ना, फिर उसके बाद ठीक है। सीट में एक तो शुरुआत में जो एग्जाम्पल दिए थे पहले उनको देखो। अटेम्प्ट कर लिया होगा ना सबने? अटेम्प्ट कर लिया? इसमें दिया था 60 नंबर तो डिस्कस हो गया था, 61 से दिया था आगे। एग्जाम्पल में 61 में कोई डाउट है किसी को? हो गया? 61 के बाद 62 आंसर उल्टा आ रहा है क्या? देख बेटा 62 में क्या है ना, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, मैग्निफिकेशन दे रखा 8 है, कहीं भी नहीं लिखा है कि फाइनल इमेज कहाँ पे बनता है। तो जब ऐसा हो, जब कुछ भी ना लिखे तो उस केस में इनफाइनाइट पे लेते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये मान लेना कि फाइनल इमेज बना इन्फिनिटी पे, लिखा है क्या कहीं पे? नहीं लिखा है तो इनफाइनाइट पे, ठीक ना। अब अगर फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे है तो टेलीस्कोप है m इक्वल टू हो जाएगा एफ नॉट बाई एफ हो जाएगा। एफ नॉट बाई एफ की वैल्यू दे रखा 8 है, तो एफ नॉट इक्वल टू हो गया 8 इंटू एफ, ठीक है ना। और बाकी दूसरा दे रखा ट्यूब लेंथ है, ट्यूब लेंथ 54 है, ट्यूब लेंथ 54 होने का मतलब एफ नॉट प्लस एफ की वैल्यू 54 है। इन दोनों को सॉल्व कर लो। इस आंसर उल्टा आ रहा है क्या? तो नहीं, इससे जो आंसर है वही सही है, जो आंसर इससे आएगा वही सही है, चेक करके देखना। उल्टा अगर है तो फिर उसमें गलत गलत दे रखा होगा, मिसप्रिंट हो गया होगा, ठीक ना। इससे जो आंसर आएगा वो सही है। तो यहाँ पे एफ नॉट की जगह पुट कर देना 8 एफ, तो 9 टाइम्स एफ इक्वल टू 54। तो एफ की वैल्यू कितनी होगी? 6 हो जाएगी, और एक 6 है तो दूसरा इसके हिसाब से 48। इसमें क्या लिखा है? एफ 48 लिखा है क्या? उल्टा लिख रखा है, ठीक ना, चेंज कर लेना उसे। क्वेश्चन नंबर 63, 64, 65, 65 तो है ही नहीं। इसके पहले जो तीन दिए थे 57 से लेके 59 तक, 57, 58, 59 हो गए। कौन सा? 59। डायमीटर ऑफ द आई बॉल, वो जो आंख का वो डायमीटर है ना, ये वाला डायग्राम बना लेना। यहाँ पे लेंस होता है, इस पूरे को आई बॉल बोलते हैं, ठीक है। मतलब यहां से लेके यहां तक की टोटल लेंथ दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ गई? पूछा है क्या क्या पावर हो सकती है, हमें देखना है 25 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो एक केस में देख लो कि अगर ऑब्जेक्ट 25 पे रखा हुआ है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 25 पे है, तो उस केस में इस लेंस की पावर क्या होगी? ये 25 सेंटीमीटर हो गया। दोनों केस में क्या होगा? अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज तो हमेशा यहीं पे बनेगा, तो भी दिखाई देगा। तो लाइट तो जब यहाँ से चलेगी ना, तो रिफ्रैक्शन के बाद पहुंचेगी यहाँ पे। तो लेंस के लिए u की वैल्यू 25, v की वैल्यू 2.5। तो इक्वेशन यूज कर लेना 1 बाई वी, वी पॉजिटिव होगा तो 2.5 माइनस 1 बाई यू नेगेटिव आएगा, तो माइनस 225 इक्वल टू 1 बाई एफ। यहाँ से एफ आ गया, सेंटीमीटर को मीटर बना लेना, तो एफ आ गया तो पावर इक्वल टू 1 बाई एफ हो जाएगा, उसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। और सेकंड केस में इनफाइनाइट पे हो जाएगा ना। तो 59 आगे वाले हो ही गए। S1 में दिया था ना, कहां से था S1 में? 24 से। क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26, 27 अलग आ रहा है क्या? 27 में चेक करते हैं भाई। देख बेटा उसमें थोड़ा सा वो होगा, जंक्शन लेना है तो उसको कंसीडर नहीं किया होगा। देखो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, तो एग्जैक्ट करते क्या है, यहाँ पे जो इसकी मैक्सिमम पॉसिबल जो थिकनेस है ना वो बिल्कुल बीच में आएगी, बिल्कुल बीच में। और जो डायामीटर है, डायामीटर का मतलब ये टोटल लेंथ होती है,
ये वाली लेंथ डायमीटर का आधा हो जाएगी d/2। ठीक है ना। पहले तो पूछा है कि जो कर्व सरफेस है उसकी रेडियस बताओ, इस स्क्वायर को पूरा कर दो। कर्व सरफेस जिस स्फीयर का हिस्सा है ना उसे कंप्लीट कर दो। कंप्लीट कर दिया तो स्फीयर बन गया। यहाँ पे कहीं ना कहीं स्फीयर का सेंटर सी होगा। तो स्फीयर के सेंटर से अगर इस पॉइंट को मिलाओगे ना, ये स्फीयर की रेडियस होगी, वही कर्व सरफेस की रेडियस भी होगी। अब अगर यहाँ पे r है, ये थिकनेस t है, तो बची हुई लेंथ हो जाएगी r माइनस टी। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेना। तो r का स्क्वायर इक्वल टू d/2 का स्क्वायर करोगे तो d²/4 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा r माइनस टी का होल स्क्वायर। ठीक है। इसको अगर सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे r² इक्वल टू हो जाएगा d²/4 प्लस यहाँ पे माइनस बी का स्क्वायर कर देना, तो r² प्लस t² माइनस 2 टाइम्स rt है, माइनस 2 rt आ गया। अब यहाँ पे r² से r² गया। थिकनेस ऐसे बहुत स्मॉल होती है, 1 या 2 मिलीमीटर लिखा होगा, में है तो 10⁻³ है, उसका स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁶ जाएगा। तो इसको नेग्लेक्ट कर देना, तूने शायद इसको नेग्लेक्ट नहीं किया होगा। नहीं, इसमें इस केस में करते क्या है, t⁻, जैसे यहाँ पे क्या है r है, सेंटीमीटर में होगा, और ये 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर का मतलब मीटर बनाओगे तो 10⁻⁻3, और यहाँ पे सेंटीमीटर होगा, रेडियस तो 10 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है। अब इसके कंपैरिजन में क्या करते हैं कि इसको रिस्पेक्ट में इसको नेग्लेक्ट करते हैं, इसके रिस्पेक्ट में। और ठीक है, मान लो तुमने नेग्लेक्ट नहीं भी किया, जब चारों ऑप्शन दिए जाएंगे, अगर एग्जाम में सवाल आएगा चारों ऑप्शन होंगे, तो अगर नेग्लेक्ट, ऐसा कभी नहीं होगा कि नेग्लेक्ट करके जो आंसर आता है वो भी हो, और बिना नेग्लेक्ट किए भी आंसर हो, दोनों एक साथ कभी आएंगे ही नहीं, उसमें गैप दिया होगा, डिफरेंस होगा। तो नेग्लेक्ट नहीं भी करोगे तो भी जो आंसर होगा अप्रोक्सीमेटली सेम आएगा, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक ना, अप्रोक्स आंसर सेम आएगा। ठीक, तो एग्जैक्ट सॉल्व करोगे तो भी सही है, इसको नेग्लेक्ट कर दोगे तो भी सही। ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 27। 28 में डाउट है क्या? देख बेटा, 28 में क्या दे रखा है ना, ये कन्वर्जिंग लेंस है, यहाँ पे दे रखा है कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 150 सेंटीमीटर। सबसे ऊपर वाली लाइट यहाँ से गई, सबसे नीचे वाली लाइट यहाँ पे आई, बाकी रेज बीच में आएंगी। फोकल लेंथ दे रखा है, तो चेक करो कहाँ पे लाइट रेज कन्वर्ज होती है। फोकल लेंथ दे रखा है 100 है, तो लेंस के लिए इक्वेशन यूज कर लेना, 1/v माइनस 1/u, ये माइनस 150 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 1/f का मतलब 100। v की वैल्यू चेक कर लेना, 300 आती है क्या? सही है, v आ गया 300। तो अब यहाँ पे क्या होगा, स्क्रीन जो यहाँ पे है, स्क्रीन की यहाँ से डिस्टेंस दे रखा है 200 सेंटीमीटर है, तो अब इमेज यहाँ तो बनेगा नहीं, फाइनल इमेज और आगे बनेगा। और फाइनल इमेज की लेंस से जो डिस्टेंस है ना, वो कुछ ऐसे, जो लाइट रेज को ड्रॉ करोगे ना, ये सबसे बाउंड्री वाली रेज है, बाकी सब रेज बीच में आएंगी। तो अगर ये स्क्रीन नहीं होती तो लाइट रेज आगे जाती, यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती, यहाँ पे बनता फाइनल इमेज आई। लेंस से फाइनल इमेज की डिस्टेंस 300 है, ये वाली डिस्टेंस आ गई 200, तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ना, ये आ जाएगी 100 सेंटीमीटर। तो जो स्क्रीन है, स्क्रीन पे यहाँ पे लाइट सर्कुलर पोर्शन में होगी, इसी की एरिया पूछा है, तो डायमीटर निकाल लो। इसका जो डायमीटर है, ये डायमीटर दे रखा है टोटल d है, इसका डायमीटर मान लो d डैश है, सिमिलर ट्राइंगल का यूज कर लेना, तो d/d डैश इक्वल टू टोटल लेंथ 300/100। समझ पा रहे हो ना, ये वाली टोटल लेंथ है d अपॉन ये वाली लेंथ हो जाएगी d डैश, यहां से यहां तक की टोटल लेंथ हो गई 300 अपॉन आगे वाले ट्रायंगल में ये वाली लेंथ हो जाएगी 100। तो जो d डैश है ना, इसकी वैल्यू आ गई d/3। तो यहाँ पे जो सर्कल बनेगा, इसका डायमीटर आ गया, एरिया πr², पाई इंटू d²/4। ठीक है ना, चेक कर लेना, जो भी आएगा सॉल्व हो जाएगा ना। तो 29 में डाउट है। 20 दोबारा बताओ बेटा, किस वाले फॉर्मूले से आ रहा है? ठीक है, ठीक है,
1 बाई एफ वाले से आ रहा है, पावर वाले से नहीं आ रहा। एक मिनट चेक करते हैं भाई, पावर वाले से कुछ और आ रहा है क्या? 4 आ रहा है। देख लेते हैं एक बार क्या है। देयर आर टू थिन सिमेट्रिकल लेंसेज, वन इज कन्वर्जिंग विद रिस्पेक्टिव इंडेक्स 1.7, अदर इज डाइवर्जिंग विद 1.5। दोनों को पास में लाके रख दिया, आर दे रखा है 10 है। द फोकल लेंथ, पूरा सिस्टम वाटर में है ना, तुम लोगों ने क्या होगा किया होगा, पावर निकाला होगा और पावर को लिख दिया होगा 1 बाई एफ। 1 बाई एफ या म्यू बाई एफ? म्यू बाई एफ किया था? नहीं किया था, इसलिए गड़बड़ हुआ। म्यू बाई एफ किया था? नहीं। तो ये मेथड भी ठीक है, लेकिन पावर को म्यू बाई एफ करना पड़ेगा, करके देखना आ जाएगा, ठीक ना। इसके बाद है 30, 31, 32, 33, 33, 33 में क्या दे रखा है बेटा ना, देख इसमें दे रखा है कि जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है ना, उसकी जो प्लेन सरफेस है उससे पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है। ये वाली जो सरफेस है प्लेन है, और अगर इससे रिफ्लेक्शन कंसीडर करोगे ना तो प्लेन मिरर की तरह काम करेगा। यानी प्लेन मिरर के आगे जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है ना, पीछे उतना डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस x लेते हो तो जो इमेज की डिस्टेंस होगी प्लेन मिरर से ना, ये भी x के बराबर ही होगी। तो और ये भी दे रखा है कि जो लेंस का इमेज है और जो रिफ्लेक्शन वाला इमेज है दोनों सेम पॉइंट पे हैं, तो लेंस के इमेज की पोजीशन भी सेम होगी। ये तो मिरर के हिसाब से हो गया, रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग। अगर लेंस के हिसाब से सोचोगे ना, तो लेंस के हिसाब से जितना आगे ऑब्जेक्ट है उतना ही पीछे इमेज भी है। ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस सेम है, मतलब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, यानी 2f पे है। बात समझ में आ गई? तभी ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस सेम हो पाएगी। तो अगर ये लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये वाली लेंथ 2f के बराबर होती है। ये वाली यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब r इक्वल टू 2f नहीं बोलते, f और tf बोला जाता है लेंस के केस में। ये वाली लेंथ 2f होगी। पूछा है कि लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बताओ, तो आंसर हमें क्या निकालना है, 2 टाइम्स फोकल लेंथ, ठीक है। और फोकल लेंथ जो x है 2f है, फोकल लेंथ का मतलब है न्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। म्यू की वैल्यू मालूम है, r1 इनफाइनाइट हो गया तो 0 हो जाएगा, r2 दे रखा है, यहाँ से x आ जाएगा, इसको 2 टाइम्स कर दो, यहाँ से x आएगा, ठीक है। आंसर क्या निकालना है, x निकालना है ना। हाँ ठीक है, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। क्या करना समझ में आया? कुल मिला जुला के फोकल लेंथ निकालो, उसका डबल कर दो, वही ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी, ठीक है। ये था 33, 34, 35, 34। 34 में दे रखा है बेटा, देख इसमें क्या है ना, फिजिक्स का मैं मैथ्स ज्यादा है इसमें। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे रखा है, और जो लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है ना, वो दे रखा है ओरिजिन पे है। यहाँ पे सबसे पहले तो डायग्राम बना लेना। ये हमने लेंस ले लिया, यहाँ पे इसके ऑप्टिकल सेंटर को ले लिया ओरिजिन, इस डायरेक्शन को मान लो x है, और जो ये वाली डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन हमने ले लिया y है। जो लाइट रे है जिस लाइन की डायरेक्शन में आ रही है उस लाइन का इक्वेशन गिवन है, उस लाइन का इक्वेशन दे रखा है y इक्वल टू, चेक करना, x बाई 400 है ना, प्लस 0.1 है। यहां से इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c, यानी इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, यानी जो इंटरसेप्ट होगा ये ओरिजिन है, तो इंटरसेप्ट कहीं यहाँ पे होगा, और ये वाली जो हाइट है ना, ये वाली ये हो जाएगी 0.1, ये हाइट हो गई 0.1। स्ट्रेट लाइन है, स्लोप पॉजिटिव है, तो स्ट्रेट लाइन ऐसी होगी, ये लाइन कुछ ऐसी होगी इस तरीके से। और इसका अगर स्लोप लिखोगे, अगर इस पॉइंट की बात करो ना, तो इस पॉइंट पे y की वैल्यू 0 है, ठीक है। इस इक्वेशन में y को 0 पुट कर देना, तो अगर y को 0 पुट करोगे, y इक्वल टू 0 रखोगे ना, तो x की वैल्यू -40 आती है। समझ में आ गई बात? तो जो ये वाली डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। ये तो इंसिडेंट रे हो गई। हमें बताना है कि रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन क्या होगा।
तो करो क्या, इसी पॉइंट को ऑब्जेक्ट ले लो, ठीक है। और अगर इसको ऑब्जेक्ट लोगे तो इसका इमेज का निकाल लेंगे, और इमेज हमेशा रिफ्लेक्टेड रे पे होगी, और जो भी आगे की लाइट होगी पास करेगी तो यहीं से, तो इसके इमेज की पोजीशन निकाल लो पहले ऑब्जेक्ट मानते हुए। तो अगर इसके लेंस का इक्वेशन यूज करोगे ना, 1/v माइनस 1/u, ये हो जाएगा -40, 1/ फोकल लेंथ कितना दे रखा है, चेक करो यार, 30 है, तो फोकल लेंथ 1/30 हो गई। यहां से चेक करोगे v की वैल्यू आ जाएगी 120 सेंटीमीटर, ये भी आ गया। यानी पॉजिटिव का मतलब इसका इमेज बनेगा यहाँ पे आई, और हमेशा इमेज से ही रिफ्लेक्टेड रे पास करेगी। इतना तो कंफर्म है कि लाइट यहाँ गई होगी और इसके आगे इमेज वाले पॉइंट से पास की होगी ऐसे। और जो ये वाली लेंथ है ना, ये वाली लेंथ हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इसकी वैल्यू है 120 सेंटीमीटर। अब इस लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो y इक्वल टू mx प्लस सी आएगा। इसका इंटरसेप्ट भी सेम है, 0.1 है, तो c की वैल्यू सेम है, तो y इक्वल टू, इसका स्लोप नेगेटिव आएगा। नेगेटिव स्लोप का मतलब अगर इसको थीटा लेते हो ना तो -tan थीटा होगा, ये हो जाएगा -tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर है 0.1, बेस हो गया 120, तो m इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू 0.1 है, यही फाइनल आंसर है। तो -1/1200 हो जाएगा, ठीक है। ये था 34, 35, 36, 37 हो गया। इसके अलावा और कुछ दिया था क्या, और कुछ नहीं था। कल के लिए होमवर्क में रेस नंबर 11 हो चुकी है ना, तो एक तो रेस नंबर 12 कर लेना। क्या बेटा, हाँ दूंगा, रुक जाओ, वो भी मिलेगा, सीट तो पूरी डिस्कस होगी। एक तो एक रेस कर लेना, पेपर अटेम्प्ट कर लिया होगा, तो दोनों पेपर एक साथ तो नहीं, पेपर 1 लेते आना कल, ठीक है। तो पेपर 1 लेते आना टेस्ट का, और रेस नंबर कौन सी बोला हूं, 12, रेस नंबर 12 और पेपर 1, ठीक है। और भी कुछ दे दूं क्या होमवर्क में, पेपर भी ठीक ठाक होगा। बेटा पेपर अटेम्प्ट कर लिया कि नहीं अभी, अगर छूटा होगा तो दोबारा अटेम्प्ट कर लेना उसको। अच्छा 1 किया है, तो 1 मंगा भी रहा हूँ, ठीक है। अभी 1 ही लाना, 2 को किसी और दिन देख लेंगे। हाँ उसका वीडियो सोल्यूशन वगैरह होगा, वो देख लेना, पीडीएफ से सोल्यूशन देख लेना, आपस में भी डिस्कस कर लेना, उसके बाद जो रह जाएगा मैं बता दूंगा, ठीक है। ऑप्टिक्स वाला पोर्शन तो खत्म हो गया है, तो अगला चैप्टर शुरू करना है, ठीक है ना। चैप्टर का नाम लिख लेना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिखना पड़ेगा क्या। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब पता है, यहाँ पे कुछ है नहीं इस चैप्टर में। बेसिकली एक तरह से मैकेनिक्स पढ़ना है, एक नए तरीके के फोर्स के साथ, और उस फोर्स का नाम यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। हाँ यहाँ पे मैकेनिक्स बहुत एडवांस लेवल की नहीं होगी, बेसिक चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक ना। तो मेरे हिसाब से बेसिक मैकेनिक्स तो सबको आते ही होगी, भाई न्यूटन्स लॉ आता है, मोमेंटम का नाम याद है, एनर्जी पता है, टॉर्क वगैरह आता है, रोटेशन का नाम सुना है, वही बहुत है। मोमेंटम कंजर्वेशन, कहीं कभी कभार एक आध केस में शायद एंगुलर मोमेंटम दिया जाए,
बाकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वो भी बहुत ज्यादा नहीं, एक लेवल तक, बहुत हायर लेवल पे नहीं, बेसिक लेवल पे ही जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कुल मिला जुला के एक नए तरीके के फोर्स के बारे में पढ़ना है, और उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रिक फोर्स। ध्यान रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सवाल आते ही आते हैं। जो 12th वाले जितने भी चैप्टर हैं, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया या इसके आगे आने वाले, सवाल आते ही आते हैं। मैकेनिक्स का ट्रेंड थोड़ा कम हो चुका है, तुमको पता है, रिलेटिवली अब कम कम सवाल आते हैं, ठीक है। फिर भी 2 4 5 रहते हैं, रोटेशन एनएलएम से लेकर रोटेशन तक सब मिला के, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आना ही है, ठीक ना। क्योंकि इनडायरेक्टली अगर सवाल पूछने वाला चाहे तो न्यूटन्स लॉ का इसी में यूज करा लेगा, मोमेंटम का इसी में यूज करा लेगा, एनर्जी का इसी में यूज करा लेगा, तो एनर्जी के लिए अलग से सवाल पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो डिपेंड करता है, ठीक ना। यहाँ पे अगर इस चैप्टर की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, 2 वर्ड से मिलके बना है, पहला है इलेक्ट्रो, दूसरा है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब है किससे रिलेटेड है, चार्ज से। इलेक्ट्रो मतलब ये टर्म रिलेटेड है चार्ज से, इलेक्ट्रिसिटी से, चार्ज से। स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट में। यानी इस चैप्टर में हम जो बात करेंगे ना, पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, लेकिन चार्ज किस कंडीशन में होगा, रेस्ट की कंडीशन में, या अगर मूव कर रहा है तो बहुत स्मॉल वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। अगर कोई चार्ज है, या तो यहाँ पे वो रेस्ट में होगा, या अगर मूव कर रहा है ना तो बहुत स्मॉल वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। फिर बात आती है वेलोसिटी कितनी स्मॉल होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें रिलेटिव हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, सब कुछ रिलेटिव है। फिर बात आती है कि अगर वेलोसिटी स्मॉल है तो किसके रिस्पेक्ट में स्मॉल है, बताइए किसके रिस्पेक्ट में, लाइट की स्पीड के रिस्पेक्ट में, इन कंपैरिजन टू स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड, लाइट की स्पीड 10⁸ होती है, उसके रिस्पेक्ट में स्मॉल होना चाहिए। मतलब अगर ट्रेन की स्पीड से भाग रहा है तो कोई समस्या नहीं है, इतना चलेगा। 10 20 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई यहाँ फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी अगर कहीं सवाल में चार्ज पार्टिकल मूव करा दे तो उससे ये मत कहना कि सर ने तो बोला था रेस्ट में होना चाहिए, ये तो मूव कर रहा है, अब क्या करें, नहीं मूव कर सकता है। वेलोसिटी रिलेटिवली स्मॉल होनी चाहिए, वो भी लाइट की स्पीड के कंपैरिजन। ये स्टैटिक्स का मतलब है, ठीक है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में और इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। चार्ज और इलेक्ट्रिक फोर्स तो छोड़ो, ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम सुना है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास m है तो अर्थ की वजह से लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होगा m इंटू जी होता है। अगर कांस्टेंट मानते हो तो, एग्जैक्ट बात करोगे तो चीजें वेरिएबल होती हैं। अपने लेवल पे भी हमने उसको नेग्लेक्ट किया है, जब ग्रेविटेशन वाला चैप्टर आएगा तो डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल कुल मिला जुला के, अगर कहीं पे भी किसी ऑब्जेक्ट के पास मास है तो उस पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और मेरे हिसाब से सबको पता होगा कि अर्थ के चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, ये बात मालूम है सबको। उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगर किसी ऑब्जेक्ट को ले जाओगे ना जिसके पास कुछ मास है, अगर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके जाते हो जिसके पास कुछ मास है, तो अर्थ की वजह से उस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट अगर मास है तो फोर्स लगेगा, और अगर मास नहीं है तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा। तो मास है क्या, बेसिकली प्रॉपर्टी है बॉडी की, ऑब्जेक्ट कुछ है उसकी प्रॉपर्टी है। अगर वो प्रॉपर्टी उसके पास है, मास उसके पास है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में ले जाने पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और अगर मास नहीं है तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा। सेम चीज यहां भी है, मास को रिप्लेस कर देना चार्ज से, ग्रेविटेशनल फील्ड को रिप्लेस कर देना इलेक्ट्रिक फील्ड से, और ग्रेविटेशनल फोर्स को रिप्लेस कर देना इलेक्ट्रिक फोर्स से। मतलब अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर स्पेस में किसी रीजन में कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और तुम उसके अंदर चार्ज को लेके जाते हो ना, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो चार्ज है क्या, बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी बॉडी की प्रॉपर्टी है। अगर वो प्रॉपर्टी उस ऑब्जेक्ट के पास है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाने पे फोर्स लगेगा, वो प्रॉपर्टी नहीं है तो इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा। ये बात पता है सबको। अच्छा, चार्ज कितने तरह का होता है,
पॉजिटिव और अच्छा सिमिलर चार्ज में अट्रैक्शन या रिपल्सन, सिमिलर चार्ज में अपोजिट में, सारे बातें पता है। तो जरा लिखना, हेडिंग लिख लेना चार्ज। चैप्टर की शुरुआत है तो बिल्कुल बेसिक बातें ही करेंगे, एक एक करके सारी डेफिनेशन सारे पॉइंट समझते चलेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चार्ज की डेफिनेशन लिखते हैं। चार्ज क्या होता है? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी by virtue, charge is the property of a body by virtue of which it experiences an electric force, by virtue of which it experiences an electric force when kept in electric field, by virtue of which it experiences an electric force when kept in electric field. ये तो चार्ज की बेसिक डेफिनेशन हो गई। चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हेडिंग के फॉर्म में लिख लेना, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। कुछ प्रॉपर्टी तुमको पता भी होगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखना, ये बताओ यार चार्ज स्केलर है या वेक्टर? स्केलर या वेक्टर? स्केलर है। फर्स्ट पॉइंट, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसकी यूनिट सबको मालूम है ना, क्या होती है? कूलम। अब वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी लिखना, दूसरी प्रॉपर्टी वही जो बताया था, लिखने की जरूरत नहीं, डायग्राम के फॉर्म में समझेंगे। मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया प्लस, और इसके पास में एक दूसरा चार्ज ले लिया प्लस, दोनों का नेचर सेम है। अट्रैक्शन या रिपल्सन? रिपल्सन होगा। रिपल्सन का मतलब ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, और रिपल्सन का मतलब फोर्स अवे होगा या टुवर्ड्स होगा? अवे होगा। यानी ये वाला चार्ज चाहेगा कि इससे दूर भागे, तो ये वाला चार्ज इसको दूर भगाना चाहेगा। दूर भगाने के चक्कर में ये इस पे अपने से अवे फोर्स लगाएगा। सेम तरीके से दूसरा वाला चार्ज भी इस चाहेगा कि इसको दूर भगाया जाए, ड्यू टू रिपल्सन। इस वाले की वजह से इस पे खुद से अवे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, यानी इस वाले ने इधर फोर्स लगाया और इस वाले ने इधर फोर्स लगाया, एक दूसरे को एक दूसरे से दूर हटाना चाहेंगे, ये कहलाएगा रिपल्सन। बस समझ में आ गई? मान लो यहाँ पे एक नेगेटिव ले लिया और इसके बगल में ये भी नेगेटिव आ गया, अब क्या होगा? अट्रैक्शन या रिपल्सन? रिपल्सन होगा। अभी भी नेचर क्या है? सेम है। नेचर सेम है तो क्या होगा? रिपल्सन। तो इस केस में फिर से एक दूसरे को अवे भगाना चाहेंगे, इसकी वजह से अवे फोर्स इधर लगेगा, इस वाले की वजह से अवे फोर्स इधर लगेगा। तुम चाहो तो यहाँ पे एफ दिखा सकते हो, ये भी एफ है, ये भी एफ है, ये एफ है तो ये भी क्या होगा? एफ होगा। ये जो नेचर है सिमिलर चार्जेस के बीच का फोर्स का नेचर है, ये कहलाएगा रिपल्सिव, या ये होगा रिपल्सन। रिपल्सन हो गया। नेक्स्ट केस में हमने क्या किया, यहां पे ले लिया प्लस और इसके सामने ले लिया माइनस, अब क्या होगा? अट्रैक्शन। तो फोर्स एक दूसरे से अवे लगाएंगे या टुवर्ड्स? अवे या टुवर्ड्स? टुवर्ड्स। एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये वाला इस वाले को अपनी तरफ खींचेगा तो अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, ये वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा तो अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, एक दूसरे की तरफ फोर्स लगा के एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे नेचर हो गया अट्रैक्टिव, यहाँ पे नेचर हो गया रिपल्सिव। डायग्राम बना लेना। हाँ यार गड़बड़ लिख दिया क्या? रिपल्सिव लिखा हुआ है, रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव होगा? अट्रैक्टिव होगा।
थर्ड पॉइंट, थर्ड प्रॉपर्टी लिखना, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, charge of an isolated system remains conserved. Charge of an isolated system remains conserved. Isolated system का मतलब समझते हो क्या? Isolated system का नाम सुना है? ऐसा सिस्टम जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना ना हो, बाहरी दुनिया से कोई लेना देना ना हो, वो कहलाएगा आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे कई जगह सुना होगा यार, इसमें कैलोरीमेट्री में पढ़ा होगा, अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड है तो कैलोरीमेट्री में हीट की बात होती है। आइसोलेटेड सिस्टम है तो ना तो बाहर से कोई हीट दे सकता है, ना सिस्टम से हीट बाहर जा सकती है। एक ये भी एग्जांपल हो गया। मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड है तो ना तो बाहर से कोई फोर्स उस पर लगा सकता है और ना वो सिस्टम बाहर किसी दूसरे पे फोर्स लगा सकता है, ये आइसोलेटेड है। तो यहाँ पे चार्ज की टर्म्स में बात हो रही है, तो अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड है तो ना तो सिस्टम का चार्ज बाहर जा सकता है और ना ही बाहर से कोई एक्स्ट्रा चार्ज सिस्टम में आ सकता है। तो कुल मिला जुला के सिस्टम का चार्ज क्या होगा? कंजर्व होगा। बात समझ में आ गई? तो ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड है ना तो सिस्टम का चार्ज क्या होगा? कंजर्व होगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट पॉइंट, मान लो हमने क्या किया, एक डायग्राम बनाता हूं, देखना। कोई भी एक न्यूट्रल बॉडी ले लो, हमने एक न्यूट्रल बॉडी ले लिया, अपने पास एक न्यूट्रल बॉडी है। अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है तो अगर तुमसे कोई पूछे कि इस बॉडी का नेट चार्ज बताओ, आंसर बोलो यार 0। अच्छा, एक बात होती है कि नेट चार्ज 0 है और एक होता है कि चार्ज है ही नहीं। सही क्या है? इसके पास चार्ज है ही नहीं या नेट चार्ज 0 है? नेट चार्ज 0 है। चार्ज तो है, कहीं भी कोई ऑब्जेक्ट है तो इसके पास चार्ज तो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सब है ही। चार्ज तो है, लेकिन जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, और प्लस और माइनस मिलकर नेट चार्ज क्या हो गया? 0 है। तो न्यूट्रल बॉडी का मतलब चार्ज है, लेकिन जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, और टोटल नेट चार्ज क्या हो गया? 0। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है यार? इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोलो, पॉजिटिव या नेगेटिव? वैल्यू याद है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। उससे छोटा चार्ज कोई पॉसिबल है क्या? उससे छोटा चार्ज अभी पॉसिबल नहीं है जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करे। हालांकि क्वार्क वगैरह की बातें हैं, वो सब तुमने हो सकता है सुना भी होगा, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करते। फ्री स्टेट में वो भी नहीं होता। अगर फ्री स्टेट में मिनिमम पॉसिबल चार्ज की कोई बात करें ना, तो फ्री स्टेट में मिनिमम पॉसिबल चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है या पॉजिटिव? नेगेटिव। तो मान लो यहाँ पे एक न्यूट्रल बॉडी थी, हमने इस बॉडी में कुछ इलेक्ट्रॉन लाके रख दिए, इसको इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, कुछ इलेक्ट्रॉन को हमने ऐड कर दिया, ऐड इलेक्ट्रॉन्स। ये बॉडी न्यूट्रल थी, बाहर से लाके इसमें इलेक्ट्रॉन डाल दिया, इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए। जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो कैसा चार्ज लेके आएगा? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन आया तो अपने साथ नेगेटिव चार्ज लाया, पहले बॉडी न्यूट्रल थी। अब नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया तो अपने साथ नेगेटिव चार्ज ला दिया। तो अगर तुमसे कोई बोले कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के बाद इस बॉडी पे जो चार्ज आएगा उसका नेचर कैसा होगा? बोलो यार, नेगेटिव। पहले तो प्लस और माइनस बराबर थी, पूरी बॉडी न्यूट्रल थी, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा नेगेटिव आ गया। तो जो एक्स्ट्रा नेगेटिव आया उसको कंपनसेट करने वाला पॉजिटिव है ही नहीं, तो बॉडी पे नेट चार्ज कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। कैसा हो गया? नेगेटिव। यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हो, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और अगर इलेक्ट्रॉन को तुमने ऐड किया तो नेगेटिव चार्ज आ गया, और इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दोगे तो, ऐड किया तो नेगेटिव, रिमूव किया तो पॉजिटिव, उल्टा हो जाएगा। यहीं पे आगे बना लेंगे रिमूव इलेक्ट्रॉन्स, रिमूव इलेक्ट्रॉन्स।
हमने क्या किया, इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया और रिमूव करने के बाद इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अगर किसी भी बॉडी को चार्ज करना है ना, तो सबसे बढ़िया तरीका होता है, अगर नेगेटिवली चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, पॉजिटिवली चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दो, हटा दो, अपने आप माइनस आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ये बताओ इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, याद है? इलेक्ट्रॉन के पास कुछ मास है कि नहीं है? कुछ न कुछ तो, भले बहुत स्मॉल है लेकिन कुछ न कुछ तो है, और उसका मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम, -31 किलोग्राम। अगर उस स्मॉल मास के लेवल पे बात करो ना, अगर इलेक्ट्रॉन के मास को भी कंसीडर कर लो, उसको अगर कंसीडर करके बात करते हैं, मान लो तुमसे किसी ने पूछा किस बॉडी का मास m है, हमने कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद इसका मास चेंज होकर मान लो m1 हो गया, तो बताना m1 की वैल्यू m के बराबर होगी या कम होगी? बराबर होगी, इक्वल होगी या कम होगी? क्या होगी? ज्यादा होगी। पहले कुछ मास था, कुछ इलेक्ट्रॉन और आ गया, जब इलेक्ट्रॉन आया तो अपने साथ चार्ज तो लाया ही लाया, लेकिन कुछ न कुछ मास भी आ गया। तो अगर उस लेवल पे जाके बात करोगे, इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर करके अगर आंसर देना हो ना, तो इसका मास कुछ न कुछ बढ़ गया होगा। यानी अगर m1 की बात करो तो m1 विल बी ग्रेटर देन m होगा। अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है, इसका मास मान लो कुछ m2 हो गया, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे तो मास बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? m2 इज लेस देन m हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो पॉजिटिव चार्ज आया, लेकिन कुछ ना कुछ मास कम हो गया, m2 विल बी लेस देन m। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट, एक वर्ड यूज किया जाता है, चार्ज को तो छोड़ो, शायद तुमने इक्वेशन देखा होगा, एक इक्वेशन होता है, देखा है क्या? लिखता हूं जरा देखना, m इक्वल टू होता है m0 अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। ऐसा कभी देखा है? कहीं ना कहीं तो देखा होगा। नहीं देखा? कितने लोग देखे हो? हाथ ऊपर करो। ठीक है, कुछ लोगों ने देखा है, कुछ लोगों ने नहीं देखा है। जिन लोगों ने इक्वेशन देखा तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो अब तो देख लिया ना। ये होता है। फिर बात आती है, होता क्या है? ये अपने लेवल से ऊपर की चीज है, अपने सिलेबस का है नहीं। एक्चुअल में जब आगे जाओगे ना, अगर हायर लेवल पे कहीं पढ़ने का मौका मिला, तो जो आइंस्टीन की थ्योरी है रिलेटिविटी की, आइंस्टीन ने जो अपने रिलेटिविटी की थ्योरी दिया था ना, ये वहां की चीज है। उन्होंने बताया था, प्रूफ भी किया था कि अगर इस ऑब्जेक्ट के पास कुछ मास है तो रुकी है तो इसका मास कुछ और होगा, और अगर ये मूव करने लग गई ना तो इसका मास चेंज हो जाएगा। लेंथ के साथ भी होता है। इस ऑब्जेक्ट के पास अगर रुकी है तो इसकी लेंथ जो दिख रही है, अगर इसको मूव करा दो ना तो इसकी लेंथ चेंज होती है ड्यू टू इट्स मोशन। हाँ, यह है कि थोड़ी मोड़ी स्पीड से कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि नीचे c का स्क्वायर है, तो जिस लेवल की स्पीड हम लोग देखते हैं उसमें नीचे c के स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो नेग्लिजिबल हो जाता है, पता नहीं चलता। लेकिन यही ऑब्जेक्ट अगर लाइट की स्पीड के कंपेरेबल स्पीड से मूव कर जाए तो हमें समझ में आ जाएगा कि लेंथ कितना चेंज हो रही है, मास कितना चेंज हो रहा है। ये वहां की बात है। m0 को बोला जाता है रेस्ट मास, और m का मतलब है मास ऑफ बॉडी हैविंग वेलोसिटी v। अगर किसी ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट रुकी है तो उसका मास m0 है, अगर वो v वेलोसिटी से मूव करने लग गई तो उस केस में मास m है, m की वैल्यू इतनी होती है। तो ऐसा बोला जाता है कि जो मास है ना, वो वेलोसिटी के साथ वेरी करता है, चेंज होता है, लेकिन चार्ज के साथ ऐसा नहीं है।
चार्ज के साथ ऐसा नहीं है, चार्ज को तुम रोक के रखो या चार्ज को मूव करा दो, वेलोसिटी चेंज होने पे चार्ज की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। तो कहीं कहीं लोग ऐसा लिख देते हैं कि चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना जरा, फिफ्थ पॉइंट लिख लेना, चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट, full stop, its value does not change, its value does not change due to its motion, its value does not change due to its motion, its value does not change due to its motion and remains same as observed from any frame of reference. Its value does not change and remains same as observed from any frame of reference. यानी दुनिया के किसी भी फ्रेम से अगर देखोगे ना तो चार्ज की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, सेम मिलेगी, लेकिन मास चेंज हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि मास वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और वेलोसिटी फ्रेम पे डिपेंड करती है। अलग अलग फ्रेम से देखोगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और अलग अलग फ्रेम से भी चेंज हो गया तो मास चेंज हो गया। यानी ऑब्जेक्ट एक ही है, अलग अलग फ्रेम से देखने पे उसका मास अलग अलग आएगा, लेकिन चार्ज के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। दुनिया के किसी भी फ्रेम से तुम चार्ज को देखो, उसको किसी भी वेलोसिटी से मूव करा दो, उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होती है। बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन वही साइड में लिख लेना, कहीं बता रहे, ठीक ना। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, 6 पॉइंट। अभी बताया था चार्ज की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। और बाकी नेचर में जो भी चार्ज है ना, हो सकता है तुम्हें मालूम भी होगा, चार्ज की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होती है और उसके अलावा बाकी जो भी चार्ज है ना उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ये बात पता है क्या? बाकी जो भी चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है, उसको बोला जाता है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ऐसा वर्ड यूज करते हैं। पता है? क्वांटम वगैरह में पढ़ा होगा, हो सकता है केमिस्ट्री वगैरह में थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा होगा। पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो पढ़ते हैं फिजिक्स के हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, फुल स्टॉप। इट्स मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इज, its minimum possible value is, its minimum possible value is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. Its minimum possible value is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb and all other charges and all other charges are integral multiple of, all other charges are integral multiple of this minimum possible charge, and all other charges are integral multiple of this minimum possible charge, integral multiple of this minimum possible charge. मैथमेटिकली लिखने का एक तरीका होता है, लिखा जाता है Q इक्वल टू N इंटू E। ये तो इक्वेशन देखा होगा ना, Q इक्वल टू N इंटू E। E की वैल्यू तुमको मालूम है, लिख लेना। E है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम। N एक इंटीजर है, जो N है ना इंटीजर है, और इसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, कोई भी एक इंटीग्रल वैल्यू होगी।
इतना समझ में आ गया? ये तो कुछ बेसिक बातें थी चार्ज से रिलेटेड, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं छोटे मोटे, जितना सीखा है उसी पे बेस्ड, जितना सवाल कर सकते हैं करते हैं, एक दो सवाल। पहले सिचुएशन समझो, फिर उसके बाद सवाल लिखवा दूंगा। कंडक्टर का नाम सुना है? कंडक्टर में सबसे ज्यादा क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर का मतलब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो। मान लो हमने दो कंडक्टर लिए, दो स्फेरिकल कंडक्टर हैं, दो स्फेयर लिए, कंडक्टिंग स्फेयर, दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया और रब किया, एक दूसरे के साथ रगड़ा उनको, ठीक है। जब रगड़ोगे तो पता चला कि एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे पे भाग सकता है, तो एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे पे भागा, जिस पे इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और जिससे इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पे पॉजिटिव। जितना इलेक्ट्रॉन एक से निकला उतना दूसरे पे गया, तो जितना एक पे पॉजिटिव उतना ही दूसरे पे नेगेटिव। ये बात समझ में आती है ना? जरा क्वेश्चन लिखना। टू कंडक्टिंग स्फेयर्स, two conducting spheres are rubbed against each other. Two conducting spheres are rubbed against each other. In this process 16 microcoulomb 16 microcoulomb charge appear on a sphere. In this process 16 microcoulomb charge appear on a sphere. Find number of electrons transferred in this process. Find number of electrons transferred in this process. Number of electrons transferred in this process. बोलो यार, आंसर आ गया क्या? अच्छा, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? Q इक्वल टू एन इंटू ई, यही तो फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे पे गया तो कुछ चार्ज गया होगा, और जो भी चार्ज जाएगा एन इंटू ई के फॉर्म में होगा। एक इलेक्ट्रॉन भागेगा तो ई चार्ज लेके जाएगा, एन इलेक्ट्रॉन भागेंगे तो एन इंटू ई चार्ज जाएगा, और एन इंटू ई चार्ज की वैल्यू दे रखा है 16 माइक्रोकूलम है। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है ना, तो Q को लिख लेना N इंटू ई। Q की वैल्यू मालूम है, पुट कर दो। 16 माइक्रोकूलम है, कूलम में कन्वर्ट करना, 10 टू द पावर -6, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -6 इक्वल टू N इंटू ई की वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19। हम यहां से चेक करना यार, N की वैल्यू कितनी आती है, 10 टू द पावर 14। कितने बच्चों का सही था? बाकी कहीं किसी को डाउट तो नहीं है ना? चेक कर लेना भाई। ऐसे भी तो सोच सकते हो ना, एक इलेक्ट्रॉन भागा तो ई चार्ज लेके गया, मान लो एन भागे तो टोटल एन इंटू ई चार्ज गया, जितना चार्ज आएगा एन इंटू ई होगा। सवाल के हिसाब से उसकी वैल्यू 16 है, पुट कर दिया, ये आंसर होगा। समझ में आ गई बात? अगला सवाल लिखना। Which of the following charges are possible in nature? Which of the following charges are possible in nature? कुछ चार्ज की वैल्यू दूंगा,
हमें बताना है कि क्या वो नेचर में पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट केस में दे रखा है, पहला चार्ज है 8 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। पहले इसका आंसर निकालो यार, क्या ये नेचर में पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। कुछ कहते हैं यस, कुछ कहते हैं नहीं। 1-2 मिनट का टाइम लो और सॉल्व करो, और एक आंसर चाहिए। अभी भी 2 आंसर आ रहे हैं। अच्छा, कितने लोग कहते हैं है, हाथ ऊपर करो। अब तो यार इतने हाथ ऊपर हो गए कि मानना पड़ेगा। कितने लोग कहते हैं नहीं है, हाथ ऊपर करो। ठीक है। अच्छा, अगर ये पहचानना हो कि चार्ज नेचर में पॉसिबल है कि नहीं है, तो क्या तरीका है, इससे कंपेयर कर लो। जिस चार्ज को इस फॉर्म में लिख पाओगे वो पॉसिबल है, जिसको नहीं लिख पाओगे वो पॉसिबल नहीं है। कहीं भी अगर पहचानना हो ना, इससे कंपेयर कर लो। यानी यहां पे चेक करेंगे Q इक्वल टू होगा N इंटू ई। यहां से N की वैल्यू निकाल लो, N इक्वल टू होगा Q बाई ई। तो पता है क्या करना, जो चार्ज दिया है ना उसको इससे डिवाइड कर दो। अगर इंटीजर आता है तो पॉसिबल है, इंटीजर नहीं आता है तो पॉसिबल नहीं है। यही तरीका है इसका। अब जो Q दे रखा है ना, इसकी जरा वैल्यू पुट करना। Q दे रखा है 8 इंटू 10⁻⁻19। E की वैल्यू हमको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये तो कैंसिल हो गया, 8/6 1.6 आ गया, कितना आएगा 5। तो इंटीजर आ गया, इंटीजर आने का मतलब ये पॉसिबल है। कैसे आंसर देना है समझ में आ गई बात। तो 2-3 और एक साथ लिखता हूं, सबका आंसर निकालना। यहाँ पे जो दूसरा चार्ज दे रखा है ना, ये है 4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तीसरा दे रखा है 3.2 इंटू 10⁻⁻20 कूलम। और चौथा दे रखा है 1 कूलम। अपना अपना आंसर निकाल लो, बताने की जरूरत नहीं, लास्ट में चेक कर लेंगे। बोलो यार, आंसर आ गया क्या। अच्छा ये बताओ, ये वाला पॉसिबल है क्या, ये वाला, ये वाला। ये तो बड़ी समस्या हो गई यार, एक कैसे नहीं हो सकता है या हो सकता है। ये पॉसिबल।
अबे जोड़ घटाना नहीं आता, यही तो करना था, इसे डिवाइड कर दो। फाइनल बोलो है या नहीं है। अभी भी दो आंसर आ रहे हैं, पता नहीं, चलो देखते हैं, मुझे नहीं मालूम। सेकंड का आंसर निकालते हैं। Q इक्वल टू एन ही है, पहले n निकालना, Q बाई ई। Q दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁻19, ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो पावर तो गायब हो गया, ऊपर बचा 4, नीचे बचा 1.6, तो 40/16 होगा। कितना आता है यार, 5/2 आता है क्या, तो ये आ गया 2.5, इंटीजर है ही नहीं, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। रेशियो अगर इंटीजर नहीं है, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ये तो मेरे हिसाब से सबका सही था। अब आ जाना जरा थर्ड केस में। n इक्वल टू क्यू कितना दे रखा है यार, 3.2 इंटू 10⁻⁻20, ई की वैल्यू दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये 0.2 आता है क्या, ये वैल्यू आ जाएगी 0.2, ये भी इंटीजर नहीं है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं सबसे लास्ट वाले पे, जिसमें काम कुछ गड़बड़ हो रहा है, देखते हैं। n इक्वल टू है 1/e, ई की जरा वैल्यू पुट करना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यहां तक तो सही है। जरा ऊपर ले जाना, 10⁻19/1.6, सही है। इसको पता है क्या लिख सकते हो, 1000/6 इंटू 10 कितना, सॉरी यहाँ पे 16 आएगा, 10⁻16 आएगा, चेक करो सही है क्या, नहीं 17 आएगा। 1000/16 इंटू, तो एक जीरो और यहाँ बढ़ाओ ना यार, और यहाँ 10⁻16 कर दो। कुछ समझ में आया। अच्छा ये बताओ, ऊपर है 10,000, नीचे 16 है, 625 आएगा क्या, यहाँ पे आ गया 625 इंटू 10⁻16। अब सबसे बड़ी समस्या ये है, ये इंटीजर है कि नहीं है, है कि नहीं है, है। अरे जितना जीरो लगाना है लगा दो, सब इंटीजर में आ जाएगा। बात समझ में आ गई, तो आंसर क्या होगा, है। ये वैल्यू नेचर में पॉसिबल है। कितने लोगों का सही था, ठीक है, एक बार चेक कर लेना। इस तरीके से चेक करते हैं, ठीक। ये तो कहानी तो कुछ चार्ज की, कुछ बेसिक बातें, जिसको बेस्ट जो भी सवाल पूछा जा सकता है देख लिया। अब जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शुरुआत करोगे ना, तो यहाँ पे सबसे जो बेसिक लॉ आता है, तुमने सुना भी होगा, कौन सा लॉ है, कूलम्स लॉ। हेडिंग लिखना, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या है उसको समझने के लिए, मान लो हमने 2 पॉइंट चार्ज लिए, पहला पॉइंट चार्ज ले लिया Q1, इससे थोड़ी दूर पे स्मॉल आर डिस्टेंस पे दूसरा एक पॉइंट चार्ज ले लिया Q2। हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज हैं, Q1 और Q2, दोनों के बीच का सेपरेशन स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, ठीक है। कूलम्स लॉ पढ़ा है क्या, मालूम है सबको, जरा फॉर्मूला बोलना, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये बात सबको पता है, लिखना जरा, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, डायग्राम बना लेना पहले, डायग्राम बना के, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज Q1 and Q2, Q1 and Q2, कॉमा करके, अब आगे इसे लिख लेना F, दिस इज प्रोपोर्शनल टू, लिखने का तरीका होता है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यानी दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो F है ना, दिस इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है।
प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, F इक्वल टू आ जाएगा K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, where K is a positive constant, where K is a positive constant, where K is a positive constant। K की वैल्यू मालूम है क्या? K कितना होता है पता है? नीचे लिखना, इन फ्री स्पेस, इन फ्री स्पेस, चाहे फ्री स्पेस बोले या एयर बोले बात एक ही है। इन फ्री स्पेस जो K की वैल्यू होती है ना, K इक्वल टू होता है 1/4πε0। K को लिखने का तरीका 1/4πε बोला जाता है, एप्सिलॉन नॉट। इसकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू पता है क्या इसकी वैल्यू कितनी आती है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9, तो लिख लेना 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 19, सॉरी 9 इंटू 10 टू द पावर 9। यूनिट क्या होगी यार? इसको यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो फ्री स्पेस में K की वैल्यू लिखने का तरीका होता है 1/4πε0, या उसकी जो वैल्यू आती है ना वो आती है 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। अब अगर K की वैल्यू रखोगे ना, यहाँ पे K की वैल्यू रखने के बाद फोर्स को लिख सकते हो, K की जगह आ जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। इस फॉर्म में भी लिखा जाता है। K की वैल्यू पुट कर दिया तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोला जाता है पता है क्या? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू कितनी होती है मालूम है? इसकी जो वैल्यू है ना, ऐसे देखो ना, 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है, तो एप्सिलॉन नॉट को राइट में ले जाओ, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 को नीचे लाओ, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी। यहीं से कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट करने के बाद जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है ना, उसको याद भी रखना होता है। इसकी वैल्यू आती है 8.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12। इसको याद रखना, 8.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12। इसकी जो यूनिट होगी ना उसकी उल्टा हो जाती है, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? ये तो कूलॉम्स लॉ हो गया। अब एक चीज ये है कि जो ये फोर्स है ना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये फोर्स दोनों पॉइंट चार्ज को मिलाने वाली लाइन की डायरेक्शन में ही लगता है। तो नीचे लिखना है एक लाइन, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, this electrostatic force, this electrostatic force acts, this electrostatic force acts along the line, this electrostatic force acts along the line joining the 2 point charges. This electrostatic force acts along the line joining the 2 point charges.
This electrostatic force acts along the line joining the 2 point charges. यानी पता है इन्हीं दोनों चार्जेज को मिलाने वाली लाइन की डायरेक्शन में ही ये फोर्स लगेगा। मतलब अगर समझना हो तो दोनों चार्ज हैं, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। मान लो दोनों चार्ज का नेचर पॉजिटिव है, हमने यहाँ पे Q1 ले लिया, यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पे दूसरा चार्ज ले लिया, ये भी पॉजिटिव है, Q2 है। तो कूलॉम्स लॉ का यूज करके दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स निकाल सकते हो, K टाइम्स Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स इस लॉ के अकॉर्डिंग दोनों को मिलाने वाली लाइन की डायरेक्शन में ही लगेगा। बात समझ में आ गई? ये बताओ यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं, फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, एक दूसरे से अवे फोर्स लगेगा, अवे होगा, यानी इसकी वजह से इस वाले चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स होगा ना, इससे अवे होगा इस डायरेक्शन में। ये फोर्स अगर F है, इस फोर्स की वैल्यू है K टाइम्स Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इस चार्ज की वजह से इस पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पहली बात तो दोनों को मिलाने वाली लाइन की डायरेक्शन में लगेगा, दूसरी बात नेचर से है तो रिपल्सिव होगा तो अवे लगेगा, और तीसरी बात यह कि इसका मैग्नीट्यूड होगा K टाइम्स Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सेम तरीके से जो दूसरा वाला चार्ज Q2 है ना, इसकी वजह से Q1 पे लगने वाला फोर्स फिर से दोनों को मिलाने वाली लाइन की डायरेक्शन में, और फिर से रिपल्सन है तो इससे अवे लगेगा, इस डायरेक्शन में होगा। ये बताना ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? सेम या डिफरेंट? मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट। मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। अगर वो F है तो ये वाला भी क्या होगा? F होगा। ऐसे भी बोल सकते हो ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो जितना फोर्स ये वाला इस पे इधर लगाया, एक्शन रिएक्शन लॉ से उतना ही फोर्स ये वाला चार्ज भी दूसरे वाले चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। एक एक्शन है तो दूसरा रिएक्शन है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल और डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। बात समझ में आ गई? अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो सेम आएगा। मान लो हमने एक प्लस ले लिया, दूसरा माइनस ले लिया, ये ले लिया Q1 और ये वाला ले लिया Q2, दोनों के बीच का सेपरेशन R है। अब इस बार क्या होगा? अट्रैक्शन या रिपल्सन? अट्रैक्शन होगा तो ये वाला इस पे अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड अब मालूम है K टाइम्स Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। जितना फोर्स इसने इस पे अपनी तरफ लगाया, एक्शन रिएक्शन लॉ से बोल सकते हो, उतना ही फोर्स ये वाला इस पे अपनी तरफ लगाएगा। फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव होगा, मैग्नीट्यूड मालूम है। बात समझ में आ गई? नोट कर लेना इसको। जरा एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन लिखना यार। डायमेंशन याद है ना? किसी जमाने में पढ़ा था, बहुत पुराने टाइम की बात है। याद वाद है कि सब भूल गया? थोड़ा बहुत तो याद होगा। नहीं याद है? बहुत अच्छी बात है। चलो एक बार निकालो आंसर। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकालना है। सवाल है, क्वेश्चन है। चार्ज का क्या होता है? ये तो हमको भी नहीं पता, मैं भी भूल गया। चार्ज का क्या होता है बाय डायमेंशन? ये भी कोई पूछने वाली बात है?
बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया यार, ये तो लग रहा होमवर्क देना पड़ेगा, ये तो होमवर्क देना पड़ेगा ना। निकालो आंसर तुरंत। अब जेई में पूछा हुआ है, जेई में आ चुका है सवाल। एचसीबी का पहला सवाल ही यही है कि राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। जेई का भी फेवरेट है, पूछा जा चुका है। आंसर निकालो। जब नर्चर में जब शुरुआत करते हैं ना, तो जब डायमेंशन वाला चैप्टर आता है ना, तो कुछ अजीब अजीब सिंबल दिखते हैं। वहां लगता है ये पता नहीं क्या दे रखा है यार, तो बोला जाता है कुछ नहीं बेटा, रट्टा मार लो। ऐसा कुछ होता है, इसका नाम कुछ होता है एप्सिलॉन नॉट। वहां रट्टा मारा होगा, अब तो भूल गया होगा। अब वो वापस यहाँ पे आया है। अब ये तो इतना इतनी बार आता है कि याद हो जाता है। जब हो जाएगा तो एक बार डायमेंशन लिख लो। डायमेंशन लिखो भाई, 1 मिनट का टाइम है, सभी डायमेंशन लिखो। अरे याद हो या ना हो, इक्वेशन देख के तो कन्वर्ट करना आता है ना। तो इक्वेशन देखो, सामने लिखा है, ये सामने इक्वेशन है, इसका यूज करके डायमेंशन लिख लो। बोलो सर हमने तो साल भर पढ़ा ही नहीं डायमेंशन, जरूरत ही नहीं पड़ी। तो याद तो है नहीं, तो लिखेंगे कैसे? लिख लो लिख लो, देखते हैं बाद में चेक कर लेंगे। प्रोसेस याद है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। लिख लिया? चलो मैं बताता हूं, देखना यार। जो अपने पास इक्वेशन है ना, ये कूलॉम्स लॉ वाला इक्वेशन लिख लो, फोर्स का। जो इक्वेशन F इक्वल टू, ये हो गया 1/4 पाई Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर इस इक्वेशन में किसी का डायमेंशन पूछे तो तरीका क्या होता है मालूम है? जो जहां पे है उसका डायमेंशन वही लिख दो और इक्वेशन को सॉल्व कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। जो टर्म जहां पे है उसका डायमेंशन वही लिख दो। यहाँ पे फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन मालूम है, ml इंटू टी टू द पावर -2 इक्वल टू 4 पाई का डायमेंशन बोलो। कोई डायमेंशन डायमेंशन लेस है, तो बचा कौन? एप्सिलॉन नॉट। इसको छोड़ दो, 1 डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, इसे छोड़ दिया। अब चार्ज है, चार्ज का डायमेंशन बोलो, I बाई टी या I इंटू टी। ये तो बहुत मुश्किल हो गया यार, बहुत मुश्किल सवाल आ गया, अब तो मैं समझ गया। अब ऐसे सोचो, ये बताओ करंट क्या होती है? चार्ज अपॉन टाइम। ऐसा तो सुना होगा ना, करंट होती है चार्ज अपॉन टाइम। जरा टाइम को लेफ्ट में ले जाना, तो चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। यहां से जो चार्ज का डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ चार्ज इक्वल टू करंट का डायमेंशन आई होता है और टाइम का डायमेंशन टी होता है। कहीं कहीं लोग करंट का डायमेंशन ए भी लिखते हैं, तो भी सही है, कैपिटल ए में लिख दिया या आई में लिख दिया, बात एक ही है। तो मान लो हमने यूज किया आई इंटू टी, तो जो चार्ज Q1 है ना, Q1 का डायमेंशन हो गया आई इंटू टी। ये बताओ Q2 का क्या होगा? अच्छा, Q1 का I1 T1 होना चाहिए, Q2 का I2 T2 होना चाहिए, क्यों ऐसा है ना? ऐसा है क्या? चाहे Q1 हो या Q2 हो, है तो चार्ज ही। तो चार्ज का I इंटू टी, ये हो जाएगा बच्चे फिर से I इंटू टी। नीचे आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर का क्या होता है? एल स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर लो। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को लेफ्ट में ले जाना, तो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, यहाँ पे आई स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया, ऊपर आ गया आई स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। इसको राइट में ले जाओ तो नीचे भागेगा, ये नीचे ले जाओगे तो एम एल टी टू द पावर -2, नीचे एल का स्क्वायर है, ये भी है। अब तो इसको सॉल्व कर लो। एम को जरा ऊपर ले जाना, m रेज टू पावर -1 l रेज टू पावर
2 और 1 मिलके 3 है, 12 रेज टू पावर -3। आई स्क्वायर है ही, तो आई स्क्वायर हो गया, टी की पावर क्या होगा, -2 पर जाएगा तो +2, तो 2 और 2 मिलके 4। ये फाइनल आंसर है। कितने बच्चों का सही था? दोबारा ढंग से हाथ ऊपर करना, ढंग से हाथ ऊपर करो। आधे लोगों का गड़बड़ हो रखा है यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? नहीं, ये वाला भी सही है, ये गलत नहीं है, ये लिखा है तो भी सही है। चाहे यहाँ पे आई लिखो, ये लिखो, तो सही है, उसकी बात नहीं है, पावर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। डायमेंशन लिख लोगे ना, घर जाके कितनी बार लिखना है? 5 बार। 5 बार दोबारा लिख लेना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और एचसीबी का पहला सवाल होमवर्क एक्सरसाइज का, एक बार वो भी सॉल्व कर लेना। ये तो आ गया डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट का। पढ़ाया जाए, छोड़ दिया जाए। एक जरा सवाल लिखना, क्वेश्चन लिखना अगला। फाइंड मिनिमम पॉसिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फाइंड मिनिमम पॉसिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, minimum possible electrostatic force between 2 point charges, minimum possible electrostatic force between 2 point charges separated by a distance of 1 meter. Find minimum possible electrostatic force between 2 point charges separated by a distance of 1 meter. 1 meter. चेक करो यार, आंसर आ गया क्या? आ गया आंसर? यहाँ पे दे रखा है ना, 2 पॉइंट चार्ज है, ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज ले लिया, पहला ले लिया यहाँ पे, दूसरा ले लिया यहाँ पे। प्लस माइनस से मतलब नहीं, मैग्नीट्यूड से मतलब। दोनों के बीच का सेपरेशन क्या दे रखा है? 1 मीटर, तो सेपरेशन ले लेना 1 मीटर है, आर ले लिया 1 मीटर। पूछा है कि दोनों के बीच का फोर्स मिनिमम होना चाहिए। अगर फोर्स को मिनिमम रखना है तो चार्ज भी क्या होगा? मिनिमम। भाई क्या होता है, k टाइम्स Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। डिस्टेंस दे रखा है, फिक्स है, 1 मीटर है, इसको तो चेंज कर नहीं सकते। k कांस्टेंट है, वेरिएबल चार्ज है, तो अगर फोर्स को मिनिमम करना है तो दोनों का चार्ज क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। और मिनिमम पॉसिबल चार्ज क्या है? E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो कुल मिला जुला के दोनों पे जो चार्ज होगा ना, चार्ज की वैल्यू क्या लेके सॉल्व करना है? E इलेक्ट्रॉन का चार्ज। यानी जो Q1 होगा मिनिमम पॉसिबल वैल्यू E, Q2 की भी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू E है। E ले लिया, ठीक है।
अब दोनों के बीच का फोर्स निकाल लेना। F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 का मतलब होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। Q2 भी सेम है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। डिस्टेंस 1 है तो 1 का स्क्वायर। आगे तो कैलकुलेशन हो जाएगा। कितने बच्चों का सही था? ठीक है, आगे कैलकुलेशन करना। कितना आंसर आता है? 2.294 है क्या? एक मिनट, ये टू सही है, ये टू सही है, ये गड़बड़ है क्या? क्या आता है? 304 आता है। 2.304 इंटू 10⁻⁻20। अब एक पावर चेक करो, ये 38 हो गया, 9 भाग गया तो 29 हो गया, और एक आध जीरो आगे पीछे हो सकता है तो 27 28 कुछ आ रहा होगा। 28 है, 10 to 10⁻⁻28 न्यूटन। चेक करना है ये वैल्यू सही है ना, ये आंसर आएगा। समझ में आ गई बात? थोड़ा सा टाइम, एक मुश्किल सवाल और पूछता हूं। एक मुश्किल सवाल पूछा जा रहा है, आंसर निकालना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। दो चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है बच्चे 1 सेंटीमीटर है। पहला चार्ज दे रखा है Q1 है 2 माइक्रोकूलम। दूसरा चार्ज दे रखा है जो Q2 है, Q2 की वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज। कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं हो गया? फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज। Find electrostatic force between 2 point charges. अब इसका तो आंसर सही से निकाल लेना यार, ये तो मैंने ऐसे ही दे दिया तो पता था टाइम होने वाला है। ठीक है, आगे आंसर कितना आता है? 180 180 180 आ रहा है क्या? ठीक है यार, देखते हैं जरा, बस वैल्यू पुट कर दो, बस इसलिए दिया था, देखते हैं तुमको जोड़ घटाना आता है कि नहीं। के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹। ये Q1 है 2 माइक्रोकूलम यानी 10⁻⁻6 इंटू Q2 है 1 माइक्रोकूलम यानी 10⁻⁻6। नीचे आर स्क्वायर है, आर का मतलब 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, यही है ना। तो यहाँ पे 12 6 और 6 12 4 20 180। अच्छा यहाँ 12 है, नीचे -4 है तो ऊपर -8 आएगा, यहाँ पे एक 10 बच जाएगा। 9 to 18 180 आएगा, सही है ना। कितने बच्चों का सही था? ठीक है, सबका सही है। चलो बाकी अगली क्लास में देखेंगे, ठीक ना। होमवर्क में क्या दिया था? एक रेस दिया था, और क्या है? अच्छा पेपर 1 है, ठीक है ना।